अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद रिज़वान तारिक है और हम इस वीडियो में दो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि विवाडो के अंदर सिमुलेशन वर्कफ़्लो कैसे काम करता है और फिर इम्प्लीमेंटेशन वर्कफ़्लो क्या है विवाडो का। और इस के मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं और हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि इसको किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है और ये विवाडो के वर्कफ़्लो के अंदर किस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें मैं एक और गेट की एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगा और उसी का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसी की हम सिमुलेशन भी करेंगे और फिर टेस्ट बेंच के मेथड को भी हम इस्तेमाल करेंगे सिमुलेट करने के लिए। और फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे जिसमें हम डिज़ाइन को सिंथेसाइज़ करेंगे, कंस्ट्रेंट्स ऐड करेंगे और कंस्ट्रेंट्स को रीड कैसे करना होता है एफपीजीए के बोर्ड पर और जीयूआई से कैसे कंस्ट्रेंट्स ऐड किए जा सकते हैं और एक्सडीसी फाइल से किस तरह से कंस्ट्रेंट्स हम ऐड करते हैं। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे और फिर हम बिट स्ट्रीम जनरेट करके एफपीजीए को प्रोग्राम करके अपना जो और गेट है उसको टेस्ट करेंगे। और गेट की सिंपल एग्जांपल मैंने इस वजह से ली है क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि हम वर्क फ़्लो को अच्छे से समझ लें, हम सिमुलेशन वर्क फ़्लो को अच्छे से समझ लें, हम इम्प्लीमेंटेशन वर्क फ़्लो को अच्छे से समझ लें। क्योंकि उसके बाद जब हम मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस की तरफ जाएंगे तो उस वक्त हमारे जहन में ये वर्क फ़्लो क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए अभी सिंपल एग्जांपल इसीलिए लिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से इस वर्क फ़्लो को समझ पाएँ और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद डिफरेंट एग्जांपल्स को भी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम यही वर्क फ़्लो फॉलो कर रहे होंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि और गेट से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। और जब आप ये वर्क फ़्लो समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर आपके लिए ना किसी भी एफ पे काम करना आसान हो जाएगा क्योंकि Xilinx के एफ मोर और लेस सेम वर्क फ़्लो ही फॉलो कर रहे होते हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया है। तो उसके बाद आप कोई भी बोर्ड जो अवेलेबल हो आपके पास, आप फिर यही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी उस ख़ास बोर्ड के लिए भी आप और गेट इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इस को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले हमारे पास टूल्स क्या चाहिए होते हैं। तो हम विवाडो का वर्जन 2019.1 यूज़ कर रहे होंगे तो ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास विवाडो इंस्टॉल नहीं है तो आप इस वीडियो के पे क्लिक करके ये भी देख सकते हो कि किस तरह से इंस्टॉल करना है विवाडो। तो विवाडो का टूल हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो अगर आपके पास ये वर्जन नहीं है, कोई दूसरा वर्जन है तो भी कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर विवाडो के वर्जन्स एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं। सो इफ़ यू हैव अ डिफरेंट वर्जन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो आप उस वर्जन पे फॉलो कर सकते हैं, ये तो भी काम चल जाएगा आपका। उसके बाद जो एफ बोर्ड है, तो मेरे पास अल्ट्रा 96 वर्जन 2 बोर्ड है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको इसको मज़ीद डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। तो ये बोर्ड है जो मैं घर पे अपने डिफरेंट कामों के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में मैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स इसी पे बना रहा हूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं सिर्फ एक और गेट की एग्जांपल से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इस बोर्ड के अंदर जी पी आईओज़ जो एफ से कनेक्टेड हों वो मौजूद नहीं थी। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बटन हमें नज़र आ रहा है, पुश बटन, और यहाँ पे एक और पुश बटन है और यहाँ पे एक तीसरा पुश बटन है। तो एक पुश बटन जो ये वाला है ये तो पावर ऑन ऑफ का है, इससे पावर ऑन या स्विच ऑफ होती है इस एफ बोर्ड की। जो दूसरा एफ जो दूसरा बटन है वो है रीसेट का। और ये जो रीसेट पिन है ये जो जिंक प्रोसेसर है इस बोर्ड के अंदर ये उससे कनेक्टेड है, एफ से कनेक्टेड नहीं है। और ये जो तीसरे ये जो जर्नल पर्पस एक पुश बटन है ये भी जिंक प्रोसेसर से कनेक्टेड है। तो और गेट की एग्जांपल के लिए सिर्फ और गेट की एग्जांपल के लिए मैं एक डिफरेंट बोर्ड फॉलो कर रहा हूँगा
ताकि आपको वर्क फ्लो अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन उसके बाद हम जितने भी लैब्स कर रहे होंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं यही बोर्ड लेके चलूँ, क्योंकि और गेट की एग्जांपल के लिए जो भी अभी मैं बोर्ड फॉलो कर रहा हूँ उसकी कुछ उसके लिए कुछ लाइसेंसेस रिक्वायर होते हैं जो आम तौर पे सबके पास नहीं होते। लेकिन जो ये बोर्ड है अल्ट्रा 96 वर्जन 2 बोर्ड, इसके लिए लाइसेंस नहीं रिक्वायर, ये फ्री में भी आप इस पे सिंथेसाइज वगैरह कर सकते हो। और खैर वो जब हम उस बोर्ड पे आएंगे और गेट में जो बोर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि उसको चूज़ करने की क्या वजह है। ओके सो हाँ जी, तो हमारा जो मेन मकसद है इन वीडियोस का वो ये है कि हम FPGA पे अपनी लॉजिक मैप करना सीख जाएं, FPGA के डिफरेंट FPGA के वर्क फ्लो को समझ जाएं, FPGA पे कौन सी चीज़ किस तरह इम्प्लीमेंट होती है, हार्डवेयर डेवलपमेंट कैसे होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर हमें एक साई बसेस यूज़ करनी है तो कैसे करनी होंगी, अगर हमें वर्चुअल इनपुट आउटपुट यूज़ करने हैं या इंटीग्रेटेड लॉजिकल एनालाइज़र यूज़ करना है तो वो किस तरह से होगा। तो इसलिए इसके लिए एक कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम वी आर गोइंग टू बी बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, एंड गेट के, और गेट के, स्टेट मशीन्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसको वो थोड़े आपको क्लियर होने चाहिए ताकि हम फिर यहाँ पे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सकें, उस लॉजिक को FPGA पे मैप किस तरह करना है सिर्फ उसकी बात कर सकें। और कुछ आपको प्रोग्रामिंग के स्किल्स ऑलरेडी पता होने चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HDL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, VHDL हो या वेरिलॉग हो, कोई भी इनमें से आपको अगर आती हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम अभी प्रोग्रामिंग करना नहीं सीख रहे। हाँ, हम उससे एक स्टेप आगे आके हम उस जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है उसको FPGA पे मैप किस तरह करना है और किस तरीके से हम उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे इन वीडियोस के अंदर। कमिंग बैक टू ऑब्जेक्टिव्स, तो सबसे पहले जो हमारा टास्क है, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और गेट का, और हम उसको सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं और गेट। वी कैन स्किप दिस थिंग। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आके वो हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास बोर्ड कौन सा है, तो या हमारे जो बोर्ड का पार्ट नंबर क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे बोर्ड्स में आऊँगा तो यहाँ पे सारे बोर्ड्स आ जाएंगे, अल्ट्रा 96 वर्जन 1 2, एवनेट अल्ट्रा जेड, और भी बहुत सारे, LVO, वर्टेक्स अल्ट्रा स्केल प्लस। जैसा मैंने आपको कहा कि जो अपने प्रैक्टिकल्स करेंगे बाद में वो हम इस बोर्ड पे करेंगे, लेकिन और गेट के लिए मैं चाह रहा था कि कुछ पुश बटन्स का इस्तेमाल करके LED पे आपको आउटपुट शो किया जाए, ताकि एक बेसिक डिज़ाइन को लेके हम पूरा वर्क फ्लो समझ पाएँ। इसके अंदर जो LEDs हैं इस बोर्ड के अंदर, वो LEDs डायरेक्टली FPGA से कनेक्टेड नहीं है, वो जिंक प्रोसेसर से कनेक्टेड है। तो अभी चूंकि पहली वीडियो है और इसमें मैं चाह नहीं रहा था कि मैं डायरेक्टली ही एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाऊं और उसके बाद हम इन LEDs को एक्सेस कर पाएँ, तो सिंपल रखने के लिए इस बोर्ड का इस्तेमाल मैं अभी नहीं कर रहा। इसी वजह से मैं जिस बोर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ वो होगा ZCU 102। इसकी मैं आपको आ, एक फ़ोटो दिखाता हूँ ताकि हम इसको मज़ीद समझ पाएँ। सो
मैं यहाँ से ये बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लस के, तो ये बोर्ड हम एंड गेट की एग्जांपल के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इस बोर्ड के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे कुछ पुश बटन्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पुश बटन्स जो हैं ये डायरेक्टली FPGA से एक्सेस किए जा सकते हैं। तो इस वजह से मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने इस डिज़ाइन को रन करने के लिए। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ LEDs हैं। तो इन LEDs को मैं आउटपुट पे कनेक्ट करूँगा और गेट के, ताकि जब मैं ये बटन प्रेस करूँ तो मुझे यहाँ पे LED दिख पाए। और बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा फोकस ये है कि हम पूरे वर्क फ्लो को समझ जाएं। और जब हम एक दफ़ा एंड और गेट इस पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अल्ट्रा 96 पे हम फिर और गेट किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास पुश बटन ना होते हुए भी हम और गेट इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा। तो वो अगली कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे उस पर। तो ओके, हाँ जी। तो मैं ये बोर्ड सेलेक्ट करके आगे डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगा। लेकिन मेरे ख़्याल में आप लोग RT बोर्ड पे काम कर रहे हैं, तो एट दिस पॉइंट यू कैन चूज़ RT बोर्ड, क्योंकि ZCU102 के लिए कुछ एडिशनल लाइसेंस चाहिए होता है। वो अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल 102 का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप RT बोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे अपनी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो ZCU102 मैंने सेलेक्ट किया है लेक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई आ गई हैं बोर्ड की, वो कौन सी प्रोडक्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिंक अल्ट्रा स्केल प्लस MPSoC, उसका स्पीड ग्रेड आ गया है और पैकेज की डिटेल्स हैं। तो फिनिश करते हैं डिज़ाइन को। तो ये है जी विवाडो का इंटरफ़ेस। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट लोकेशन आ रही है हमारी, जो भी आप जिस डायरेक्टरी में भी आप प्रोजेक्ट सेव करना चाह रहे हो। यहाँ पे हमारे FPGA का पार्ट नंबर आ रहा है, कौन सा हमने FPGA बोर्ड चूज़ किया है। और यहाँ पे भी आप मज़ीद देख सकते हो कि उस FPGA बोर्ड की फ़िगर आ रही है। तो हम यहाँ पे आते हैं। तो हम अभी अपने और गेट की फ़ाइल को इंक्लूड करते हैं और हम देखते हैं कि हम उसकी सिमुलेशन किस तरह कर सकते हैं। तो विवाडो प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें अपनी VHDL या वेरीलॉग की फ़ाइल्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ऐड रिसोर्स पे आएंगे, ऐड और क्रिएट डिज़ाइन रिसोर्सेज, इस पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगर तो हम एक नई फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट फ़ाइल पे करेंगे और यहाँ पे VHDL और यहाँ पे फ़ाइल का नाम देंगे, तो हमारी नई फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी फ़ाइल्स मौजूद हैं, जैसे ये एक और गेट की फ़ाइल है जो VHDL में लिखी गई है, तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी फ़ाइल मौजूद है तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसा मैं यहाँ पे अब इसको इंपोर्ट करता हूँ, ऐड फाइल, यहाँ पे मैं पाथ इसका पेस्ट करता हूँ और गेट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिनिश। आप देखो कि फ़ाइल इधर आ गई है और यहाँ पे ये 3 डॉट्स जो आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारा टॉप मॉड्यूल है। और
अगर इसके अंडर हायरार्की में मज़ीद मॉड्यूल्स हम ऐड करते जाएंगे तो वो भी यहाँ पे शो होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जब जब भी हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं VHDL या वेरीलॉग में, तो हम उसकी सबसे पहले करते हैं सिमुलेशन, क्योंकि सिमुलेशन पे हमारे डिज़ाइन को सही तरीके से काम करना चाहिए। अगर वो सिमुलेशन में ही फेल हो जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन जाने की तो बात ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें सिमुलेशन करनी होती है। जो भी हम लॉजिक लिख रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उसकी हमें सिमुलेशन करनी है, क्योंकि सिमुलेशन से हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही है या गलत है। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा कि क्विक सिमुलेशन मेथड, कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत ही एक क्विक सिमुलेशन करके देखना चाह रहे होते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और उस पर कुछ बहुत ही क्विकली उसको टेस्ट करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसके ज़रिए से आप वो कर सकते हो बगैर टेस्ट बेंच के। इसके लिए आपको टेस्ट बेंच नहीं चाहिए, आप बगैर टेस्ट बेंच के भी ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जो फाइल मैंने डिज़ाइन रिसोर्सेज में ऐड की थी वो यहाँ सिमुलेशन रिसोर्सेज के अंदर भी शो हो रही है। और जो 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 भी फाइल सिमुलेशन रिसोर्सेज के अंदर शो होती है तो मैं उसको सिमुलेट भी कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर रन सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा तो ये इसी फाइल को यहाँ पे विवाडो के सिमुलेटर में खोल देगा। लेट्स क्लिक ऑन रन सिमुलेशन, रन बिहेवियरल सिमुलेशन। हाँ जी, तो हमारी सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है। और अगर मैं इसको जूम फिट करूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास और गेट में 2 इनपुट थे और एक आउटपुट है, लेकिन इन सब में यू लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे सारी जो लॉजिक है वो एक ऑरेंज से कलर में शो हो रही है। तो यू का मतलब जनरली होता है अनइनिशियलाइज्ड। तो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू लीव योर इनपुट्स अनइनिशियलाइज्ड। जनरली आपको इनिशियलाइज करने होते हैं किसी न किसी वैल्यू से, ताकि कोई अननोन स्टेट में ना चला जाए हमारा प्रोग्राम। जैसे हमने और गेट इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन हमारे और गेट को नहीं पता कि उस पर क्या इनपुट आ रहा है। और वो सही बात भी है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ इनपुट दिया ही नहीं है, हमने टेस्ट बेंच बनाई नहीं है, कोई इनपुट सिग्नल्स इनिशियलाइज नहीं किए हैं। तो यू का मतलब है अनइनिशियलाइज्ड इन दिस केस। तो अगर मैं चाहूँ अपने और गेट को टेस्ट करना यहाँ पर, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस सिग्नल पे आकर मैं यहीं से ही इस सिग्नल को फोर्स कर सकता हूँ किसी वैल्यू पर। सो फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू लिख सकता हूँ जिस पे मैं उसको फोर्स करना चाहता हूँ। मैं वो वैल्यू हेक्स में भी लिख सकता हूँ, वो मैं वैल्यू बाइनरी में भी लिख सकता हूँ, और आगे आप मज़ीद ऑप्शंस भी देख सकते हैं। सो लेट्स कीप इट बाइनरी। और मैं यहाँ पे ज़ीरो फोर्स करता हूँ इसको। और फिर अगर मैं इसको 50 नैनो सेकेंड्स के लिए चलाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब पहले जो इसकी वैल्यू थी अनइनिशियलाइज थी, लेकिन अब ये एक ज़ीरो पे फिक्स हो गई है। तो ये तो हमारा इनपुट एक सही स्टेट में आ गया है। लेकिन हमें बी को भी फोर्स करना है, क्योंकि बी भी एक अनइनिशियलाइज स्टेट में है, जो एक अननोन सी स्टेट है। तो हमने देखा कि जैसे ही मैंने बी को भी इनिशियलाइज़ किया ज़ीरो से, हमारा और गेट जो है वो काम करना स्टार्ट कर गई। तो और गेट की अगर आपको फंक्शनैलिटी जैसे मालूम हो, तो और गेट में अगर एक भी इनपुट आपका हाई है तो आपको आउटपुट पे हाई मिलेगा। तो मैं यहाँ से क्विकली टेस्ट कर सकता हूँ कि वेदर इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो, जैसे मैंने इसको 1 किया तो वाई भी मेरा
1 हो गया है। और सिमिलरली अगर मैं इसको हाई करूं और मैं इसको लो कर देता हूं तो भी और गेट काम करता रहेगा। और लास्ट मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। ओके, तो मैंने देखा कि और गेट सीम्स टू बी वर्किंग फाइन। तो ये इस तरह से आप क्विकली एक सिमुलेट कर सकते हो अपने डिज़ाइन को, अगर आपको सिर्फ एक ट्रिगर देना है और चेक करना है कि हाउ द डिज़ाइन इज़ बिहेविंग, तो आप क्विकली यहाँ से भी चेक कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे आपका डिज़ाइन बड़ा होता जाता है तो इस तरह आप एक एक इनपुट को अगर फोर्स करते रहोगे, प्ले करते रहोगे, तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सही एक स्केलेबल अप्रोच नहीं होगी। तो उसके लिए हमें बेहतर ये होता है कि हम टेस्ट बेंच का इस्तेमाल करें और टेस्ट बेंच के ज़रिए से सारे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स हैं हम उसको अप्लाई करके ये चेक कर सकें कि हमारा डिज़ाइन काम कर रहा है या नहीं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और अब हम देखते हैं कि टेस्ट बेंच को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हम, टेस्ट बेंच की सिमुलेशन हम कैसे रन कर सकते हैं। ओके, सो हम प्रोजेक्ट बना चुके हैं, हम एक क्विक सिमुलेशन रन कर चुके हैं। अब हम टेस्ट बेंच के मेथड को इस्तेमाल करते हुए सिमुलेशन करेंगे। ऐड सोर्सेज पर आएंगे हम, ऐड सोर्सेज, और यहाँ पर अब हम डिज़ाइन सोर्सेज ऐड नहीं कर रहे, हम सिमुलेशन सोर्सेज ऐड कर रहे हैं। अगर आप डिज़ाइन सोर्स के अंदर सिमुलेशन की फ़ाइल ऐड करोगे तो वो आपकी यहाँ पर डिज़ाइन हायरार्की में शो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सिमुलेशन फाइल्स के अंदर ऐसा कोड आमतौर पे मौजूद होता है जो सिंथेसाइजेबल नहीं होता। तो इसलिए इट इज़ नॉट recommended टू हैव दैट इन डिज़ाइन सोर्सेज। इट इज़ बिकॉज इट कंटेन्स कोड विच इज़ नॉट सिंथेसाइजेबल। तो आपको चाहिए कि आप उसको सिमुलेशन सोर्सेज के अंदर ही शो होने दो। तो अभी मैं जब ऐड करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक टेस्ट बेंच की फ़ाइल भी शो होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फाइल टेस्ट बेंच और गेट, फिनिश। अगर हम टेस्ट बेंच को देखें तो इसके अंदर हो क्या रहा है, तो एक और गेट की टेस्ट बेंच है, उसके अंदर मैंने कंपोनेंट ऐड कर लिया है जो मेरा डिज़ाइन था और गेट का। और उस कंपोनेंट के जो सिग्नल्स हैं ए बी, ये दो इनपुट्स हैं और ये हमारा कंपोनेंट से आउटपुट आएगा। और मुझे अब करना ये है कि मुझे इन ए और बी को इनपुट देना है और मैं वाई का आउटपुट फिर सिमुलेशन में देख पाऊँगा। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने दोनों जो इनपुट्स हैं उनको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया है और फिर मैं 80 सेकंड्स का वेट कर रहा हूँ। और फिर मैंने जो ए को 1 कर दिया है, बी को 0 रहने दिया है, और फिर 80 सेकंड्स के बाद मैंने दोबारा उसको चेंज किए हैं इनपुट्स। और बेसिकली मैंने चारों जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते थे ए और बी के, वो सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ ऐड कर दिए हैं ताकि मैं अपने और गेट को थॉरोली वेरीफाइड कर पाऊँ। और आखिर में मैंने उनको दोबारा ज़ीरो कर दिया है। और यहाँ पे आके टेस्ट बेंच वेट करती रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि चूँकि मैंने टेस्ट बेंच के कोड के अंदर अपना और गेट इंक्लूड किया है एज अ कंपोनेंट, तो ये अब मेरा जो और गेट है वो टेस्ट बेंच की हायरार्की में शो हो रहा है। और ये सिमुलेशन सोर्सेज में शो हो रहा है, ये डिज़ाइन सोर्सेज में शो नहीं हो रहा। जैसा मैंने बताया कि इट्स बेटर टू हैव द टेस्ट बेंच ओनली इन द सिमुलेशन सोर्सेज, क्योंकि अगर आप उसको डिज़ाइन सोर्सेज में भी शो करोगे और जब आप सिंथेसाइज करने लगोगे तो तब हो सकता है ये आपको एरर दे दे। सो अब
हमने टेस्ट बेंच ऐड कर ली है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जब मैं सिमुलेशन रन करूँगा तो मेरी सिमुलेशन ये देखेगी कि सिमुलेशन सोर्सेज के अंदर टॉप मॉड्यूल क्या है। आप देखोगे कि डिज़ाइन सोर्सेज के अंदर तो टॉप मॉड्यूल में यहाँ पे और गेट है, लेकिन सिमुलेशन सोर्सेज में आऊँ तो टॉप मॉड्यूल मेरी ये टेस्ट बेंच है। तो सिमुलेशन, जब मैं रन सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा तो टेस्ट बेंच यहाँ से रन हो रही होगी। ऑलराइट, सो जैसा आपने देखा कि इसके अंदर अब कोई भी अनइनिशियलाइज स्टेट नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने इनपुट्स को इनिशियलाइज़ किया था और फिर उसके बाद 80 नैनो सेकंड बाद मैंने अपने इनपुट चेंज किए हैं और मैं देख सकता हूँ कि वाई पे भी उसका इफ़ेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। और बेसिकली अगर आप देखो तो और गेट बिल्कुल सही काम कर रहा है और यहाँ पे जब दोनों इनपुट्स मैंने ज़ीरो किए हैं तो वाई भी ज़ीरो हो गया है। तो इस तरीके से हम अपनी टेस्ट बेंच को सिमुलेट कर सकते हैं और मज़ीद जो भी डिज़ाइंस होंगे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगे तो उसको सिमुलेट करने का यही तरीका होगा। और चाहे वो VHDL में हो, वेरीलॉग में हो, सिस्टम वेरीलॉग में हो, आप सारी तरह की फ़ाइल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसा हमने देखा था कि ऐड फाइल जब हम कर रहे थे तो उसके अंदर आप वेरीलॉग भी ऐड कर सकते हो, सिस्टम वेरीलॉग भी ऐड कर सकते हो, तो VHDL भी ऐड कर सकते हो। तो आप सारी डिफरेंट तरीक़ों की फ़ाइल से यहाँ पे सिमुलेशन कर सकते हो। तो आ, तो ये सिमुलेशन यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं थर्ड पार्टी सिमुलेटर्स, मॉडल सिम या केडेंस, उनका क्या इस्तेमाल है। हम इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस तरह से उन टूल से सिमुलेशन होती हो। तो आ, आप विवाडो के अंदर भी उन टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। मेरे पास मॉडल सिम या केडेंस अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको करके नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप वो ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सिमुलेशन को क्लोज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ सिमुलेशन सेटिंग्स में। सिमुलेशन सेटिंग्स में जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे आता है टारगेट सिमुलेटर। टारगेट सिमुलेटर के अंदर अभी जो सिमुलेटर हम यूज़ कर रहे हैं वो विवाडो का सिमुलेटर है, जो विवाडो के साथ ही आया है जो हमने अभी देखा था। लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे डिफरेंट सिमुलेटर्स इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंट सिमुलेटर्स को चूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ लाइब्रेरीज़ जनरेट करनी पड़ती हैं, कुछ प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज़ जनरेट करनी पड़ती हैं उन स्पेसिफ़िक सिमुलेटर के लिए। तो चूँकि मेरे पास अभी वो सिमुलेटर नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन उन उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो मॉडल सिम या केडेंस सिम विजन जैसे सिमुलेटर्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन विवाडो सिमुलेटर पे ही रहूँगा मैं, इसी को ही लेके आगे चलेंगे हम। सो दिस वाज जस्ट टू टेल यू गाइस कि ये चीज़ भी पॉसिबल है। अगर आप चेंज करते हो सिमुलेटर, सारे उस प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो फिर आप जब रन सिमुलेशन पे क्लिक करोगे तो सिमुलेशन विवाडो सिमुलेटर में नहीं खुलेगी, वो एक एडिशनल विंडो खोल देगी आपको मॉडल सिम की या केडेंस की, तो आपकी सिमुलेशन फिर वहाँ रन हो रही होगी। तो ये जो थर्ड, अगर आपने मॉडल सिम या सिम विजन केडेंस को देखा हो तो वो सिमुलेटर्स और ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सॉफ्टवेयर हैं और वो बहुत ही कह लीजिए कि बहुत उसके अंदर आप कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपने डिज़ाइन की टेस्टिंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो विवाडो का सिमुलेटर है, ये थोड़ा सिंपल है और इसके अंदर बेसिक सी सिमुलेशन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है विवाडो के सिमुलेटर के अंदर। लेकिन चूँकि अभी हम विवाडो इन्वायरमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो
So let's just keep ourselves to Vivado Simulator. तो हमने देखा कि जब भी आप अपना डिज़ाइन अपलोड करते हो विवाडो में या इंपोर्ट करते हो या विवाडो के अंदर ही आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हो, तो आप सबसे पहले कोशिश करते हो कि आपका डिज़ाइन सिमुलेशन में अच्छे से काम करे। और हमने भी इसी तरह यही किया है। हमने अपना ऑर्गेट इंपोर्ट किया, हमने उसकी सिमुलेशन की, और हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि ये ऑर्गेट सही तरीके से काम कर रहा है। मैंने डायरेक्ट ऑर्गेट इंपोर्ट कर लिया था, लेकिन आप चाहो तो आप यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो ऑर्गेट की। Alright, so simulation workflow is pretty much done. Now let's move towards implementation workflow.